हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में हाब्स का सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत बताया था। आज मैं आप लोगों को लॉक का सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत को बताऊंगा। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते संबंधी सिद्धांत में कई सिद्धांत हैं, जैसे हाब्स के हैं, लॉक के हैं, जीन जैक्स रूसो के हैं। तो आज मैं लॉक का सामाजिक संविदा संबंधी विचार पर विश्लेषण करूंगा, इसको आपको बताऊंगा। हमने पिछले वीडियो में हाब्स के विचारों को पढ़ा कि हाब्स का मानव स्वभाव कैसा था, हाब्स मानव स्वभाव पर किस प्रकार का विचार देता है, वहीं वह प्राकृतिक अवस्था के बारे में किस प्रकार का वर्णन करता है, कैसे कैसे उसका समझौता होता है। तो हम आज के वीडियो में लॉक के विचार को पढ़ेंगे। हम सभी यह जानते हैं कि हाब्स और लॉक में जमीन आसमान का अंतर है। हाब्स और लॉक में के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। हाब्स इंग्लैंड का था, जॉन भी इंग्लैंड का ही था। जॉन लॉक भी इंग्लैंड का था। जॉन लॉक का जन्म सामरगेट, इसका जन्म जो था सामरगेट काउंटी के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। रिंगटन नामक स्थान पर जन्म इसका जन्म एक कुलीन परिवार में होता है। इसके पिता एक छोटे से जमींदार थे और इसका जो पालन पोषण होता है यह बहुत ही उदार वातावरण में होता है, बिल्कुल मित्रवत वातावरण में होता है। जैसा कि यह कहा जाता है कि हर विचारक के ऊपर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की परिस्थितियों में उसका पालन पोषण होता है, वो उसी तरह से उसके विचार भी बन जाते हैं, विचार भी उसी तरह से उसके डेवलप होते रहते हैं। तो हाब्स के जो विचार थे, वह हाब्स के विचारों के ऊपर इंग्लैंड के जितने भी परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। हाब्स के समय में इंग्लैंड में निरंतर गृह युद्ध ही होता रहा और हर व्यक्ति एक दूसरे का खून का प्यासा होता है। हर व्यक्ति एक दूसरे की हत्या करना चाहता है, किसी के प्राण सुरक्षित नहीं रहते हैं, किसी की संपत्ति नहीं सुरक्षित रहती है। तो ऐसे में हाब्स ने मानव स्वभाव का बहुत ही विकृत चित्रण किया है। लेकिन यहाँ जो लॉक होता है, लॉक का चूंकि पालन पोषण बहुत ही उचित वातावरण में होता है, इसके पिता, इसके मित्रों का व्यवहार बहुत ही मृदुल होता है, सौम्य होता है, सहानुभूतिपूर्ण होता है, दयालुतापूर्ण होता है। जब यह जिससे मिला सबके व्यवहार काफी अच्छे थे, आचरण काफी अच्छे थे, इसलिए यह अपने पिता से, अपने दोस्तों से प्रभावित होता रहता है। जॉन लॉक के विचारों के ऊपर 1688 की क्रांति का प्रभाव पड़ा था, क्योंकि 1688 के पहले हम देखते हैं कि 1642 से 1649 का जो गृह युद्ध होता है, उसमें चार्ल्स प्रथम की हत्या कर दी जाती है, यानी कि उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। वहां की जनता ने, वहां के नागरिकों के द्वारा उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। फिर क्रामवेल का शासन होता है। फिर 1660 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का शासनकाल होता है। चार्ल्स द्वितीय 1660 से 1685 तक रहते हैं और उसके पश्चात 1685 में जेम्स द्वितीय आ जाता है। यह जब जेम्स द्वितीय आ जाता है तो यह निरंकुश हो जाता है, तानाशाह हो जाता है, यह संसद को भंग कर देता है। फिर एक क्रांति होती है और यह क्रांति जो होती है रक्तहीन क्रांति होती है, यानी कि कहीं भी एक बूंद रक्त नहीं निकलता है। शांतिमय तरीके से बिल्कुल शांत वातावरण में क्रांति होती है और जेम्स द्वितीय गद्दी छोड़ के भाग जाता है और जेम्स द्वितीय के पुत्री मेरी और उसके दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज को वहां की जो संसद होती है वहां पर संयुक्त रूप से शासन का भार सौंप दिया, राजा बना दिया, संयुक्त रूप से उनको सम्राट बना दिया और उनके जो अधिकार होते हैं, अधिकारों को सीमित कर दिया, संसद के द्वारा अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। तो इस तरह से 1688 की क्रांति, जिसको हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति, या इसको हम शानदार क्रांति भी कहते हैं, शानदार क्रांति, या इसको हम रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, रक्तहीन
क्रांति, कई नामों से जानते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति, इन सभी नामों से हम जानते हैं। तो जब जेम्स द्वितीय को गद्दी से उतार दिया जाता है इस क्रांति में, और उसकी पुत्री मेरी और विलियम ऑफ ऑरेंज को संयुक्त रूप से शासन सौंप दिया जाता है, तो इन सब का प्रभाव लाक के ऊपर पड़ता है। लाक देखता है कितने शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं भी हिंसा नहीं होती है, जेम्स द्वितीय को गद्दी से उतारा जाता है, और जो संसद के समर्थक होते हैं वह संसद के समर्थक मेरी और विलियम को सत्ता सौंप देते हैं, उनके अधिकारों को सीमित कर देते हैं। तो वह देखता है कि व्यक्ति कितना अच्छा है, व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना वह दयालु है, परोपकारी है, मतलब कि व्यक्तियों के बारे में जिसको उसके मानव स्वभाव का जो उसने चित्रण किया है उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इस तरह से जॉन लॉक जो होता है वह अपनी पुस्तक लिखता है, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। यह पुस्तक पब्लिश होती है 1690 में। यह पुस्तक 1690 में पब्लिश होती है, और इसी पुस्तक में इसने प्रतिपादित किया है कि सरकार जो है समाज के अधीन है, सरकार समाज के अधीन है। राजा को जो अधिकार मिले हुए हैं वह जनता के द्वारा मिले हैं, राजा को जनता के द्वारा अधिकार मिले हुए हैं, और जनता ने एक संविधा के तहत राजा को अधिकार सौंपे हैं। यदि राजा उस समझौते का उल्लंघन करता है, जनहित में शासन नहीं करता है, तो जनता को क्रांति करने का अधिकार है, जनता को विद्रोह करने का अधिकार है। तो इस तरह से राजा को जो भी अधिकार मिले हैं वह जनता के द्वारा ही दिए गए हैं। और यह जो पुस्तक लिखी गई थी यह 1688 के 2 वर्ष पश्चात लिखी गई थी, यानी 1690 में यह पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक के प्रथम भाग में, ये जो पुस्तक लिखी गई है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इस पुस्तक के प्रथम भाग में, फर्स्ट पार्ट में, रॉबर्ट फिल्मर ने एक पुस्तक लिखी है, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का। उस पुस्तक में उसने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है। कौन सी पुस्तक है? पैट्रियार्का, बहुत फेमस पुस्तक है पैट्रियार्का। रॉबर्ट फिल्मर ने पैट्रियार्का में दैवी सिद्धांत का समर्थन किया है। उसने बताया है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वरीय रचना है। वहीं जो जॉन लॉक होता है यह पैट्रियार्का का आलोचना करता है, इसका विरोध करता है। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के फर्स्ट पार्ट में, जो सेकेंड पार्ट है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट का सेकेंड पार्ट के अंतर्गत है, वह हाब्स द्वारा रचित है। हाब्स ने पुस्तक लिखी, क्या नाम है उसका? लेवियाथन। लेवियाथन, इस लेवियाथन की आलोचना की है, लेवियाथन की आलोचना की है। लेवियाथन में जो निरंकुशवाद का समर्थन किया गया है हाब्स के द्वारा, इस निरंकुशवाद पर जॉन लॉक प्रहार करता है और इसकी आलोचना करता है। इसीलिए वाहन कहता है, वाहन लॉक की इस पुस्तक को क्या नाम देता है? दो नाली बंदूक, दो नाली बंदूक। अब इसमें जो है, अब टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में इसने सामाजिक समझौते का विस्तार से वर्णन किया है। सामाजिक समझौते को जानने से पहले हम लॉक के मानव स्वभाव को जान लेते हैं कि लॉक के अनुसार मानव का स्वभाव क्या था। जहां हम देखते हैं कि हाब्स मनुष्य को स्वार्थी, डरपोक, कायर, क्रूर बताया है और एकाकी बताया है। हाब्स मानव के नेगेटिव स्वभाव का चित्रण करता है, वहीं जो लॉक होता है मनुष्य के पॉजिटिव पहलू का चित्रण करता है। लॉक कहता है कि मनुष्यों का जो स्वभाव होता है वह सहानुभूति, प्रेम, दया, सहयोग, परोपकारी और अध्यात्मवादी होते हैं। मनुष्य जो है एक विवेकशील प्राणी है और यह एक सामाजिक प्राणी है। यह क्या है? विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, और साथ ही साथ है यह सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, विवेकशील प्राणी है और सामाजिक प्राणी है।
जितनी भी अच्छाइयां मनुष्य में होती हैं सारी अच्छाइयों को वह बताता है। लाक कहता है कि मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करता है, वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। वह मनुष्यों के अंदर दया होती है, करुणा होता है, सहानुभूति होती है, प्रेम होता है। वह हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है। हर व्यक्ति जो होता है दूसरे के दुख में सहायता करता है। और इसके साथ ही साथ वह हम उसके अंदर हमेशा सहयोग और परोपकारिता की भावना होती है। आवश्यकता पड़ने पर वह दूसरों से वस्तुएं मांग भी लेते हैं और उनको उनकी आवश्यकता पड़ने पर उनको दे भी देते हैं। तो इस तरह से जो लाक होता है वह मनुष्य को परोपकारी बताता है। मनुष्य के अंदर सहानुभूति की भावना होती है, दया की, प्रेम, दया, सहयोग, मतलब ये जितनी भी अच्छाइयां होती हैं, जितने भी गुण होते हैं, सारे गुण मनुष्य में होते हैं। अब जो लाक है, यह लाक इस प्रकार से क्यों बताता है, मानव के स्वभाव का इस प्रकार से वर्णन क्यों करता है कि मनुष्य अच्छा है, वह विवेकशील है, बौद्धिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, प्रेमी है, सहानुभूति उसके अंदर पाई जाती है, दया पाई जाती है, परोपकारिता की भावना होती है और सहयोग की भावना होती है। इसके पीछे तीन कारण हैं। इसके पीछे तीन कारण हैं। पहला कारण क्या है? लाक के ऊपर उसके पिता का प्रभाव पड़ता है। उसके पिता का प्रभाव पड़ता है। उसका जो पिता था वह भी काफी अच्छा था। पिता था उसका भी चरित्र काफी अच्छा था। वह भी दयालुपूर्ण व्यवहार करता था जॉन लाक के साथ है और लाक का हमेशा सहयोग करता रहता था। एक बार उसके पिता के द्वारा मतलब पीट दिया जाता है, उसकी पिटाई कर दी जाती है, लाक की पिटाई कर दी जाती है। लेकिन भावना बस उसका जो पिता होता है लाक से क्षमा मांगता है, लाक से क्षमा मांगता है। तो लाक यहाँ अनुभव करता है कि मनुष्यों को अपनी गलती का एहसास होता है। जब गलती वह करते हैं तो उसके अंदर अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए उसके अंदर दया की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है। हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है। दूसरा प्रभाव पड़ता है वह उसके मित्रों का प्रभाव पड़ता है। मित्रों का प्रभाव पड़ता है। वह अपने साथियों के व्यवहार से, अपने मित्रों के व्यवहार से बहुत ही प्रसन्नचित रहता था। उसके मित्र हमेशा उसका सहयोग करते थे, हमेशा उसकी मदद करते थे और मृदुल व्यवहार करते थे, प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे। सहयोग, सहानुभूति, उसके मित्रों को उसके प्रति सहानुभूति थी। कैसे सहानुभूति थी? जैसे जब 1681 में इंग्लैंड में जब चार्ल्स द्वितीय इसको भंग कर दिया था, संसद को भंग कर दिया था। तो जब संसद को भंग कर दिया जाता है तो वहां पे टोरीज वंश का शासन आ जाता है। टोरीज यानी कि टोरियों का बाहुल्य हो जाता है, क्योंकि जो चार्ल्स द्वितीय होता है वह टोरीज का समर्थन कर देता है और टोरीज का समर्थन करता है। चूंकि जॉन लाक जो होता है विग होता है, तो विगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यह जो जॉन लाक होता है वह जॉन लाक 1681 में कहां भाग जाता है? हॉलैंड भाग जाता है। जब वह हॉलैंड भाग जाता है, हॉलैंड में ही रहता है, तो वह हॉलैंड में गया तो उसके जितने भी साथी थे उनके साथियों से काफी सहयोग मिला और उसके साथी उसकी मदद भी करते रहे और हर आवश्यकताओं की पूर्ति उसके साथियों के द्वारा होती रही। इसीलिए लाक कहता है कि मनुष्य का स्वभावतः क्या है? अच्छा है। मनुष्य का जो मूलतः स्वभाव है वह अच्छा है। वह उसके अंदर दया की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, परोपकारिता की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है। तो इस तरह से वह मनुष्यों के सिर्फ गुणों को ही प्रकट करता है। जैसा कि इंग्लैंड में जो होता है 1660 से 1685 तक वह चार्ल्स द्वितीय का शासन होता है। चार्ल्स द्वितीय का शासन होता है 1685 से लेकर 1688 तक। जेम्स द्वितीय का शासन होता है। यह जेम्स द्वितीय का शासन होता है। और जब 1688 में क्रांति होती है जेम्स द्वितीय के विरुद्ध, जेम्स द्वितीय चूंकि निरंकुश हो जाता है, क्रांति हो जाती है। जब क्रांति होती है तो वहां पर मेरी और विलियम को संयुक्त रूप से शासन सौंप दिया जाता है। फिर 1689 में जॉन लाक जो होता है, जॉन लाक इंग्लैंड आता है।
इंग्लैंड उसी राजकुमारी के साथ आता है। किस राजकुमारी के साथ आता है? मेरी के। मेरी जिस जलयान में थी उसी जलयान में जॉन लाक भी इंग्लैंड वापस आता है, मेरी के साथ वापस आता है। तो इस तरह से 1689 के बाद वह फिर इंग्लैंड में वापस आ जाता है, इंग्लैंड में रहने लगता है। जो तीसरा प्रभाव पड़ा था वह इंग्लैंड की क्रांति का प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति का प्रभाव पड़ा 1688 में। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कितनी शानदार तरीके से होती है क्रांति, कितने शांतिपूर्ण ढंग से होती है। शासन का सत्ता का हस्तांतरण होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन कहीं भी एक बूंद रक्त नहीं निकलता है। और इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, लाक के ऊपर पड़ता है। इसीलिए लाक मनुष्य को क्या बताता है? सहयोग, प्रेम, दया, परोपकारिता, सहानुभूति और सद्भावना, सहानुभूति की, ये सारे चीज मनुष्यों के अंदर होते हैं। अब जैसा कि मानव स्वभाव, लाक का मानव स्वभाव इस प्रकार से है, सब कुछ पॉजिटिव सकारात्मक है। कोई भी व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, कोई ईर्ष्या नहीं करता, कि हर व्यक्ति शांति के वातावरण में रहता है। और हर व्यक्तियों का जो स्वभाव होता है वह प्रेम का होता है, दया का होता है, करुणा का होता है, सहयोग का होता है, सहानुभूति का होता है। तो ऐसे में प्राकृतिक अवस्था कैसी रही होगी? प्राकृतिक अवस्था, अब हम आते हैं प्राकृतिक अवस्था पर। प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था यहां पर लाक कहता है कि जब मनुष्यों का स्वभाव इस प्रकार से है तो प्राकृतिक अवस्था कैसी होनी चाहिए? शांति। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? शांति की अवस्था थी, सद्भावना की अवस्था थी। शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता, पारस्परिक सहायता और रक्षा की अवस्था। यह कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह शांति की अवस्था होती है, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और रक्षा की अवस्था होती है। वहीं हाब्स क्या कहता है कि यह जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह निरंतर संघर्ष की अवस्था होती है, युद्ध की अवस्था होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था होती है। हर व्यक्ति को अपने प्राण और संपत्ति की चिंता सताती रहती थी। किसी के न तो प्राण सुरक्षित थे, न तो संपत्ति सुरक्षित थी। ऐसे में जो बलवान था वही जीवित था और बलवान का निर्बलों के ऊपर शासन था। तो जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह निरंतर संघर्ष की अवस्था होती है, युद्ध की अवस्था होती है। न शांति होता है, न न्याय होता है, न कानून होता है, न साहित्य होता है, न विज्ञान होता है, न कला होता है। लेकिन लाक यहाँ पे कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह शांति की अवस्था होती है, सद्भावना की अवस्था होती है। इसमें हर व्यक्ति एक दूसरे को सहायता करता था और हर व्यक्ति के अंदर रक्षा की भावना होती थी। वह अपनी रक्षा करता था और साथ ही साथ दूसरों की भी रक्षा करता था। वह कहता है कि मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। वह सदा से ही समूहों में रहता आया है, समुदायों में रहता आया है और वह समुदायों से बंधा हुआ है, वह समुदायों के नियमों से बंधा हुआ है। तो वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में इस सब कुछ था। मनुष्य विवेकशील था, मनुष्य विवेकशील प्राणी था। वह अपने विवेक के अनुसार आचरण करता था। मनुष्य अपने विवेक के अनुसार जो उसको अच्छा लगता था उसके अनुसार वह आचरण करता था। लाक कहता है कि मनुष्य अपने आचरण को प्राकृतिक नियमों के अनुसार निर्धारित करते हैं। कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं, इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं। ये मनुष्य अपने आचरण को इन्हीं प्राकृतिक नियमों से निर्धारित करता था। वह प्राकृतिक नियम क्या है कि सभी व्यक्ति क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी का दास नहीं होता है। सभी समान होते हैं और सभी स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि सारे व्यक्ति ये जानते हैं कि हम लोग समान हैं, इसलिए वह समानतापूर्ण आचरण करते हैं। वह स्वतंत्र होते हैं, इसलिए अपनी स्वतंत्रता में वह अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ किसी दूसरे की स्वतंत्रता में वह बाधा नहीं पहुंचाते हैं। न तो बाधा अब यह चाहते हैं कि मेरी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचे। इसके साथ ही साथ दूसरा प्राकृतिक नियम होता है कि एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए।
तीसरा था कि प्रत्येक सदस्य की रक्षा करो, अपनी रक्षा के साथ साथ प्रत्येक सदस्यों की रक्षा करो, सदस्यों की रक्षा करो। चौथा नियम होता है कि सत्य बोलो और विश्वासघात न करो, सत्य बोलो और विश्वासघात न करो। यह अपने अधिकारों की रक्षा करते थे, साथ ही साथ दूसरे के अधिकारों में बाधा भी नहीं पहुंचाते थे। तो इस तरह से जो प्राकृतिक अवस्था होती है वो शांति की अवस्था होती है, मैत्रीपूर्ण होती है, सहयोगपूर्ण होती है, परोपकारिता की होती है, सद्भावना की होती है। हर व्यक्ति दूसरों के साथ संतुलित और संयत आचरण करता है, क्योंकि जैसा कि लाख कहता है, डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। कहने का तात्पर्य है कि तुम भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। यदि हम अपने लिए अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि हम अपने लिए बुरा व्यवहार चाहते हैं तो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको सम्मान मिले, उसका आदर किया जाए, उसका सत्कार किया जाए। तो हर व्यक्ति का यह परम कर्तव्य बनता है कि वह भी दूसरे व्यक्तियों का सम्मान करे, उनका आदर करे, उनसे अच्छी तरह से बातचीत करे, प्रेम भाव रखे। तो वह भी व्यक्ति आपका सम्मान करेगा, आपके साथ सत्य वचन बोलेगा, मधुर वचन बोलेगा। इसलिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ भी हमें आचरण करना होगा। लाभ कहता है कि व्यक्तियों को प्राकृतिक, जो व्यक्ति होते हैं वो प्राकृतिक नियम के अनुसार आचरण करते हैं, और जब प्राकृतिक नियम के अनुसार आचरण करते हैं तो उनको कुछ प्राकृतिक अधिकार भी मिले होते हैं। यह 3 प्रकार के अधिकार हैं। पहला, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। लाभ यहां व्यक्तियों के 3 अधिकार बताता है। वह कहता है कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार है। और सबसे जो मुख्य अधिकार है वह संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को वह मुख्य अधिकार कहता है। जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार मतलब हर व्यक्ति को अपना जीवन सुरक्षित रखने का अधिकार होता है, अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार होता है। आत्मरक्षा के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होता है। यहाँ वह आपसे समानता रखता है। जैसा कि आपसे कहता है कि व्यक्ति प्राणों की रक्षा के लिए समाज की स्थापना करते हैं, राज्य की स्थापना करते हैं, अपनी शक्तियों को हस्तांतरित करते हैं, लेकिन जब उनके प्राण ही सुरक्षित नहीं होते हैं तो वो विद्रोह करने का अधिकार व्यक्तियों को देता है। तो इसी तरह से लाभ भी कहता है कि व्यक्तियों को अपनी जीवन का अधिकार है, जीवन की रक्षा करने का भरपूर अधिकार है। वह जीवन की अपनी रक्षा जैसे चाहे तैसे वह कर सकता है। यदि उसके जीवन पर संकट होती है तो वह आत्मरक्षा के लिए कोई भी हथियार उठा सकता है या कोई भी कदम उठा सकता है। तो इस तरह से जीवन का अधिकार उसको मिला होता है। यह वह इस प्रकार की अवस्था होती है कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, यानी कि तुम भी जियो और हम भी जिए, सबके जीवन सुरक्षित रहें। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है और अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ वह दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा भी नहीं डालता है, और न ही यह चाहता है या अपेक्षा लोगों से करता है कि उसकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न हो। वह स्वतंत्र रहकर अपना विकास करना चाहता है, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है। तीसरा अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार। यह जो संपत्ति का अधिकार है यह मूलभूत अधिकार है और मुख्य अधिकार है। संपत्ति का अधिकार यह लाभ कहता है कि जो हर व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार होता है। जैसा कि जो प्राकृतिक अवस्था होती है, जो पूर्व की प्राकृतिक अवस्था होती है, उस प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं होती है। संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि हर व्यक्ति समान होता है। क्योंकि मनुष्य बुद्धि से और बल से समान होते हैं तो उसमें मेरे तेरे की भावना नहीं रहती है। लेकिन बाद में जब संपत्ति की उत्पत्ति होती है तो हर व्यक्ति संपत्ति रखना चाहता है। लाभ कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं उस वस्तुओं पर सब पर अधिकार होता है। जो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं पर सबका अधिकार होता है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति उस प्राकृतिक वस्तु में
प्राकृतिक वस्तु में अपना श्रम मिला देता है, श्रम आरोपित कर देता है, तो वह क्या बन जाती है? संपत्ति बन जाती है, वह संपत्ति बन जाती है। जैसे कि हम जंगल में कई लकड़ियां होती हैं, उस लकड़ियों को कोई काट कर उठा लाता है। जंगल में वह जंगल किसका है? किसी का नहीं है, वो सबका होता है। और जंगल से कोई व्यक्ति वह लकड़ी काट कर उठा लाता है और वह लकड़ी उसकी संपत्ति हो जाती है, क्योंकि वह श्रम उस पर निर्धारित करता है। यदि उसके काटे गए लकड़ियों को कोई छीनता है या चुराता है, तो वह उस पर अपना दावा प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह उसकी लकड़ी है, क्योंकि उसने श्रम के द्वारा अपना श्रम उसमें आरोपित किया है। इसलिए वह जो प्रॉपर्टी है, जो नेचुरल प्रॉपर्टी है, प्राकृतिक वस्तु है, वह उसकी संपत्ति हो जाती है। तो यहाँ ला कहता है कि संपत्ति रखने का सबको अधिकार होता है, क्योंकि संपत्ति ही उनके विकास, संपत्ति के द्वारा वह अपना विकास करते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों के 3 अधिकार होते हैं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये जो दोनों अधिकार हैं, यह संपत्ति के अधिकार में ही निहित हैं। तो इस लाभ कहता है कि लेकिन ये जो 3 अधिकार के साथ साथ चौथा भी एक अधिकार होता है। वह अधिकार होता है क्या? दंड देने का अधिकार, दंड देने का अधिकार। क्योंकि हर व्यक्ति विवेकशील प्राणी होता है और परोपकारी होता है, व्यक्तियों में सारी अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन यह अपने तीनों अधिकारों का उपभोग करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो इनके अधिकारों में, इनके स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है, उसको दंड भी देता है। टिट फॉर टैट, वह उसको दंड भी देता है। यदि कोई उसकी स्वतंत्रता का हनन करता है तो वह उसको दंड देता है। तो इस तरह से लॉ की जो प्राकृतिक अवस्था होती है वो क्या होती है? सामाजिक होती है। प्राकृतिक अवस्था सामाजिक होती है, इसमें समाज रहता है, सामाजिक होती है। वही जो हाफ की जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह सामाजिक नहीं होती है, न तो राजनीतिक होती है। यहाँ हाफ की जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक अवस्था होती है। यह किसका है? हाफ्स की प्राकृतिक अवस्था है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि हाफ्स की अवस्था थी पूर्व राजनीतिक, पूर्व सामाजिक, इसी तरह ऑप्शन था। तो हाफ्स की जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक होती है, यानी कि न तो राज्य होता है न तो समाज होता है। लेकिन यहाँ पर जो लॉ की प्राकृतिक अवस्था होती है, जहां लॉ की जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह पूर्व राजनीतिक तो थी लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं थी। वह क्या थी? सामाजिक थी। तो इस तरह से प्राकृतिक अवस्था में लोगों को प्राकृतिक कानूनों के अनुसार आचरण करते हैं। प्राकृतिक अधिकार लोगों के पास होते हैं, उस अधिकारों का वह खुलकर उपभोग करते हैं। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में ऐसी क्या कठिनाइयां थी कि समझौता करना पड़ा। कुछ तो कठिनाइयां रही होती, इतना शांतिमय वातावरण था, सहयोगपूर्ण वातावरण था, लेकिन कुछ तो ऐसी कठिनाइयां रही होंगी जिससे लोगों को विवश होकर समझौता करना पड़ा और राज्य की उत्पत्ति होती है। वह कौन सी कठिनाइयां थी? प्राकृतिक अवस्था में जैसे कि वह पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था थी लेकिन स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं थी। लाभ कहता है कि वह स्वतंत्रता की अवस्था थी लेकिन असीमित स्वतंत्रता की अवस्था नहीं थी। स्वेच्छाचारी उसमें नहीं था, ऐसा नहीं कि जो कुछ चाहे वह कर सकता था। उसके ऊपर सामाजिक नियम था, प्राकृतिक नियम था और वह उस नियमों के अधीन बंधा हुआ था। तो जो प्राकृतिक अवस्था होती है उसमें कुछ कठिनाइयां होती हैं। पहली कठिनाई होती है कि जो प्राकृतिक नियम होता है, वह अस्पष्ट होता है। प्राकृतिक नियम अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट क्यों होता है? क्योंकि इतना तो ज्ञान उसमें था नहीं, उस प्राकृतिक अवस्था में इतना तो कोई विद्वान था नहीं कि प्राकृतिक नियमों को जाने। जो उसको अच्छा लगता था उसी के अनुसार वह आचरण करता था। ऐसी स्थिति में जो प्राकृतिक नियम थे, जितने भी लोग थे उतने तरीके से प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करते थे। वह कोई निश्चित रूप नहीं था, निश्चित स्वरूप नहीं था। प्राकृतिक नियमों को जितने लोग थे उतने तरीके से उसकी व्याख्या करते थे। दूसरी कमी थी कि एक निष्पक्ष न्याय का अभाव था। निष्पक्ष न्याय का अभाव।
कोई ऐसा स्वतंत्र या सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं था कि जो एकदम निष्पक्ष होकर न्याय करे। तो निष्पक्ष न्याय का अभाव था, कोई ऐसा स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायाधीश नहीं था कि जो निष्पक्ष होकर फैसले कर सके, सुनवाई कर सके। तीसरा दंड देने वाली सत्ता का अभाव था। दंड देने वाली संस्था या सत्ता का पूर्णतया अभाव था। दंड देने वाली सत्ता या संस्था का पूर्णतया अभाव था, यानी कोई ऐसी वैधानिक सत्ता नहीं थी जो सबको दंड दे और सभी लोग उस दंड का पालन करें। जो दंड देने की व्यवस्था थी, लोग उस दंड का पालन कर भी सकते थे और उल्लंघन भी कर सकते थे, उस आदेश का उल्लंघन कर सकते थे। तो जो प्राकृतिक अवस्था होती थी वह क्या होती थी, लोग अपने बड़ों का आदर कर भी सकते थे और न कर भी सकते थे, यानी कि किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं थी लोगों के बीच। जब लाख के प्राकृतिक अवस्था में कुछ कठिनाइयां थी और उन कठिनाइयों को दूर करना ही पड़ता, क्योंकि सभी लोग उन कठिनाइयों को सह नहीं सकते थे, अधिक दिनों तक उस कठिनाइयों के बीच रह नहीं सकते थे। ऐसे में सारे व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, समझौता करते हैं। समझौता, अब क्या होता है, समझौता होता है। जो यह समझौता होता है, जैसा कि हाथ के अनुसार समझौता एक ही होता है, लेकिन लाख के अनुसार समझौता दो होता है। एक सामाजिक समझौता होता है, सामाजिक, और दूसरा राजनीतिक समझौता होता है। सामाजिक समझौते से समाज की उत्पत्ति होती है, राजनीतिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति होती है। इस तरह से समाज और राज्य की उत्पत्ति होती है। वो कहता है कि जो सामाजिक समझौता होता है, यह सामाजिक समझौता यह व्यक्ति और व्यक्तियों के बीच होता है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होता है। क्योंकि जब इतनी कठिनाइयां थी तो सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, सारे लोग मिलकर एक समझौता करते हैं। उस समझौते के तहत व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों को त्याग दिया। अपने प्राकृतिक अधिकार जो थे वह त्याग दिया। किसमें त्याग दिया, उस समाज में त्याग दिया प्राकृतिक अधिकारों को। और सारे लोगों ने मिलकर एक समझौता किया कि जो प्राकृतिक कानून है, जो प्राकृतिक कानून को परिभाषित करने का और प्राकृतिक कानूनों को व्यवहार में लाने का, दंड देने का जो अधिकार है, हम एक निश्चित व्यक्ति या संस्था या समूह को सौंप दे। क्या सौंप दे, कानून को परिभाषित करने का अधिकार, कानून को लागू करने का अधिकार, और जो कानून का उल्लंघन करता है उसको दंड देने का अधिकार हम एक निश्चित व्यक्ति या किसी संस्था में या समूह में सौंप दें। और जीवन और संपत्ति तथा स्वतंत्रता का जो भार होता है वो समाज के ऊपर छोड़ दिया गया। जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का भार कहां सौंप दिया गया, समाज, यानी कि इनकी रक्षा कौन करेगा, समाज करेगा। यदि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा तो समाज के सारे सदस्य मिलकर उस अधिकारों की रक्षा करेंगे। जो पहला समझौता होता है वो सामाजिक समझौता है, या व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होता है। व्यक्ति अपने अधिकारों को, सभी व्यक्ति अपने अधिकारों को त्याग देते हैं, उस समूह को त्याग देते हैं, उस समाज को त्याग देते हैं, और यही समाज जो होता है अधिकारों की रक्षा करता है। और रक्षा करने के लिए यह एक शासक को सौंप देता है। सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन सभी अधिकारों का समर्पण किसमें कर देता है, एक निश्चित व्यक्ति में कर देता है या संस्था में कर देता है। तो जो दूसरा समझौता होता है वह राजनीतिक समझौता होता है। इस राजनीतिक समझौते से किसकी उत्पत्ति होती है, सरकार की उत्पत्ति होती है। सरकार या राज्य की उत्पत्ति होती है इस निश्चित समझौते से। और इस निश्चित समझौते से जो सरकार की उत्पत्ति होती है, जिसे इसको कुछ अधिकार सौंप दिए जाते हैं, सरकार को या राज्य को कुछ अधिकार सौंप दिए जाते हैं। इसका कर्तव्य होता है कि जनता के हित में शासन करे, जनहित में शासन करे। इसका क्या है उद्देश्य, जनहित में शासन करे, जनता के अधिकारों की रक्षा करे, जनता की संपत्ति की सुरक्षा करे।
यदि यह ऐसा नहीं कर पाता है, यदि ऐसा नहीं कर पाता है तो यह जनता का अधिकार होता है कि जनता उस शासक को हटाकर किसी दूसरे शासक को नियुक्त कर दे, दूसरे शासक को नियुक्त कर दे। जैसे कि 1688 के समय हुआ, 1688 के समय हुआ कि जब जेम्स द्वितीय जो था वह अधिकारों की रक्षा कर पाने में असमर्थ हो गया था, निरंकुश बन गया था, तो जनता क्या करती है, उसको हटाकर किसी दूसरे शासक को नियुक्त कर देती है, समाज की रक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए, लोगों की बाह्य आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए, संपत्ति और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसको सौंप देती है। और उसी के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना लोग सुनिश्चित कर लेते हैं, और यदि कानून उनके हित में होता है तो वह उसका पालन करते हैं, यदि अहित में होता है तो वह विरोध करते हैं। जॉन लॉक के समझौते की विशेषताएं देखिए। जॉन लॉक की समझौते की विशेषता का पहला दो समझौता होता है, दो समझौता होता है। एक जो होता है सरकारी समझौता होता है और दूसरा सामाजिक समझौता होता है। जो सामाजिक समझौता होता है वह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होता है, जो सरकारी समझौता होता है वह समाज और उस व्यक्ति या उस संस्था के बीच होता है या सरकार के बीच होता है, समाज और सरकार के बीच होता है। और सरकार के जो शासन का आधार जो है, सरकार के शासन का आधार जन सहमति है। जन सहमति, ये जनता की सहमति से ही शासन कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। जनता जब तक चाहेगी तभी तक शासक जो है अपने पद पर बना रहेगा। जनता अगर विद्रोह कर देगी तो शासक को अपने पद से हटना होगा। जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं, तीसरा जो व्यक्ति के अधिकार होते हैं वह व्यक्तियों के पास सुरक्षित होते हैं। अधिकार व्यक्तियों के पास सुरक्षित होते हैं, व्यक्तियों के पास होते हैं। चौथी विशेषता जो इसके समझौते की है, लॉक के समझौते की है, कि राज्य और सरकार में यह अंतर करता है। यह कहता है कि राज्य अलग है और सरकार अलग है, लेकिन हाफ यहां राज्य और सरकार को एक ही मानता है। वह कहता है कि सभी व्यक्तियों ने मिलकर समझौता किया और अपने अधिकारों का अर्पण क्या कर दिया है, एक निश्चित संप्रभु में कर दिया। यह निश्चित संप्रभु ही यह समुदाय का विराट रूप है, यानी कि सभी लोग अपने को विलय किसमें कर देते हैं, उस निश्चित संप्रभु में कर देते हैं। तो इस तरह से हाब्स का जो शासक है वह संप्रभु है, असीमित संप्रभुता उसके पास है, वह निरंकुश है। लेकिन यहाँ लॉक का जो शासक है वह सीमित है। लॉक सीमित राजतंत्र का समर्थन करता है। वह उसका जो संप्रभु है वह निरंकुश नहीं है, अमर्यादित नहीं है, असीमित नहीं है, यह मर्यादित है। यह क्या है, मर्यादित है। इसलिए लॉक जो है मर्यादित राजतंत्र का समर्थन करता है, मर्यादित राजतंत्र का समर्थन करता है। छठा है कि जनता के पास है, क्या है, जनता के पास विद्रोह का अधिकार है, विद्रोह का अधिकार है। जैसा कि हाब्स के सामाजिक समझौते में जनता ने अपने सारे अधिकारों को त्याग दिया उस संप्रभु में, लेकिन यहां लॉक के सामाजिक समझौते में जनता ने अभी सभी अधिकार नहीं सौंपे, अपने कुछ अधिकार सौंपे, शासक को अपने कुछ अधिकार सौंपे, बाकी अधिकार जनता के पास ही बने रहे। तो इस तरह से लॉक को देखते हैं कि लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था होती है, प्राकृतिक अवस्था जो होती है वो काफी शांतिपूर्ण होती है, लेकिन कुछ कठिनाइयां होती हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए लोगों ने समझौता किया। उस समझौते से रचना होती है, एक समाज की रचना होती है, एक राज्य की उत्पत्ति होती है। इस तरह से राज्य की उत्पत्ति होती है, राज्य की उत्पत्ति हुई। तो ये जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीन जैक रूसो, जे रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत बताऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।